मैं आज भी मेरी माँ का सपना था वो भी पूरा नहीं कर पाया। मुझे मेरा फ्लैट दिलवा दो योगी जी से, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। हमारे पास रिटर्न में भी ये चीज़ें हैं कि कोई भी बकाया बिल्डर का नहीं है। ऐसा लगता है कि वो आसमान से गिरे और खजूर में अटके हैं। नोएडा एक्सटेंशन इज सच ए एरिया जहाँ पे हम सब बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो हम लोग आज बाहर आप लोगों के बीच से हम इसलिए आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि ये जो इलाका है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, हज़ारों इमारतें हैं इस तरह की जो जहाँ पे काम रुका हुआ है। ये वो इमारतें हैं जिनमें मकान बनने थे, घर बनने थे और इनका सपना घर के ख़रीदारों को दिखाया गया था कि जल्दी उन्हें घर मिल जाएगा। लेकिन सालों साल बीत गए, 10 साल 15 साल से ऊपर हो चुके, घर उन्हें मिले नहीं। बहुत सारे घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई, बहुत सारे बिल्डर्स बीच में मकान छोड़कर भाग गए और काम रुका रहा। कुछ लोग तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए अपने घर के इंतज़ार में। सपना हज़ारों लाखों लोगों का बिखरा है। बताया जाता है कि 2.4 लाख लोग ऐसे हैं NCR में जिनको जो इंतज़ार है कि उन्हें घर मिले। और अब यूपी सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को जो मंजूरी दी है कैबिनेट में, उसके बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि शायद इन लोगों को इनका घर मिले। एक बार फिर से हम कैमरा पैन करके अगर उस तरफ दिखाएं तो आपको बस दिखा रहे हैं कि ये कुछ इस तरह की इमारतें हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अधूरी इमारतें हैं, बनी नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अटकी पड़ी हैं, जहां पर काम पूरा नहीं हुआ है। और ये सब सिर्फ बिल्डिंग्स हमारे लिए हों, पर वो सब लोग जिन्होंने इन मकानों को बुक किया था, अपनी गाढ़ी कमाई दी थी कि यहाँ पर उनका अपना घर बनेगा, उनके सपने बिखरे हैं। सालों साल वो इस इंतज़ार में लगे हुए हैं कि उन्हें उनका घर मिलेगा। तो इसलिए आज हम इन ऐसे लोगों के बीच में आए हैं जो सब इस घोटाले के सताए हुए हैं, जिनको अपने अपने घरों का इंतज़ार है, जिनके घर मिले नहीं, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है इस कारण। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ जानकार भी मौजूद हैं, कुछ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे उस तरह के बायर्स भी हैं जो सब अपने अपने घरों के इंतज़ार में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस चर्चा में उन लोगों से जिन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। अब जो इस कैबिनेट को मंजूरी मिली है ये कमेटी की सिफारिशों पर, उससे उम्मीद जगी है। तो मिहिर, आप तो इससे जुड़े रहे लगातार इस आंदोलन से, इस लड़ाई से। आज जब यहाँ पर इतने सारे लोग, आप सब लोग जमा हुए एक बार फिर इस बारे में बात करने के लिए, तो क्या एक नई उम्मीद है इस कैबिनेट की जो सिफारिशों को अब मंजूरी मिल गई है उसके बाद भी? उम्मीद तो है, उम्मीद पहले भी थी और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आप ज़्यादातर उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार से। हालांकि इसको जो जितना अभी तक हमने समझा है, बहुत चीज़ों को इन्होंने किनारे रख दिया है। जो सबसे बड़ी बात अमिताभ कांत कमेटी अपनी सिफारिश में कह रहे थे कि उसमें जो डीलिंग किया जाए, डीलिंग का मतलब ये था कि जो बिल्डरों का बकाया है उसको, जो बिल्डरों पर बकाया है अथॉरिटी का, उससे रजिस्ट्रियों को अलग कर दिया जाए, रजिस्ट्री करवा दी जाए। आप उसके लिए दूसरे तरीके निकालिए, लेकिन वो इसमें नहीं दिख रहा है अभी। और तमाम इतने सारे कायदे कानून कर दिए गए हैं। बिल्डर्स पैसे तो पहले ही नहीं दे रहे थे, अब क्यों दे देंगे आपको, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो इन तमाम चीज़ों पे देखना पड़ेगा। अभी विस्तार से आ जाए, अथॉरिटीज़ में वो पास हो जाए। मतलब कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद तो है ही, कोई और चारा भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि मिडिल क्लास के लोग हैं और उम्मीद इतने सालों से लगाए हुए हैं, तो अब एक और थोड़ी उम्मीद बढ़ी है कि शायद कुछ हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर सवाल अभी भी है कि क्या होगा। ठीक है, आप बताएंगे। लगभग 60% जो फ्लैट बायर्स हैं उनको इससे फ़ायदा हो सकता है अगर बिल्डर्स की नीयत साफ़ हो तो। क्योंकि इसमें ये जो डेवलपर्स पोजीशन दे चुके हैं और उन घरों का जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और कोर्ट में केसेस नहीं चल रही, तो उनको वहाँ का समाधान इससे निकल जाएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रोजेक्ट NCLT में है, अगर आप देखेंगे जो 2.5 लाख का जो आंकड़ा बार बार कहा जा रहा है, उसमें से आप ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा 2.5 लाख के आंकड़ा में वैसे भी हैं जिनको घर नहीं मिला है, जहाँ फ्लैट बनी नहीं है, और मैक्सिमम इसमें NCLT में प्रोजेक्ट है।
तो हम लोग NCLT, चूँकि ये स्टेट मैटर नहीं है, और हम लोगों ने इस अमिताभ कांत जी के रिपोर्ट में जिक्र किया, क्योंकि वो रिपोर्ट सारे मतलब एक तरह से जब ये कमेटी बनाई गई तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ होम बायर सोल्यूशन के लिए बनाया गया था। तो एक NCLT का कानून में भी केंद्र सरकार को बदलाव करना पड़ेगा, उसको रियल इस्टेट को इससे हटाना पड़ेगा, तभी जाकर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान निकल अभी सकता इस समय है। जो कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, आप बताएंगे मेहर जी कि उससे आप लोगों को ये इस पूरी लड़ाई में ये किस पड़ाव पर अब आप पहुंचे हैं, क्या होना है आगे नेक्स्ट? देखिए, जितने प्रोजेक्ट्स फंसे हैं इस एरिया में वो 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। और कितने प्रोजेक्ट्स हैं फंसे हुए? देखिए, जो अमिताभ कांत कमेटी ने रिपोर्ट दी है, पूरे देश में करीब 4.12 लाख फ्लैट्स हैं जो फंसे हुए हैं, जिसमें से करीब 2.5 लाख फ्लैट हैं जो सिर्फ दिल्ली NCR में हैं, और उसमें भी मेजॉरिटी इसी एरिया में है, नोएडा, यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा फ्लैट फंसे हुए हैं जी। उन सारे फ्लैट्स को अगर आप देखें तो वो 3 कैटेगरी में है। पहले वो है जो फ्लैट बने हुए थे जहां लोगों को पोजेशन दे दिया गया था और उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं। दूसरे वो हैं जहां अभी कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, बट बिल्डर अभी भी या तो काम रुका हुआ है या बहुत धीरे काम कर रहा है। और तीसरे वो हैं जो NCLT में हैं, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में चले हुए हैं। अब जो ये रिकमेंडेशन आए हैं उसमें NCLT में फंसे हुए फ्लैट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें भी स्पोर्ट्स सिटी और कमर्शियल यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और जो वैसे फ्लैट जो बने हुए हैं जहां लोग रह रहे हैं, वहां पे हमारी बहुत एक डिमांड थी, जैसा मेर जी ने भी बताया, कि जो बिल्डर का ड्यू है और रजिस्ट्री का प्रोसेस है, दोनों को लिंक ना किया जाए। लेकिन वो मांग मानी नहीं गई है। उसमें अभी तो कहा गया है कि 25% के आसपास बिल्डर को 60 दिनों के अंदर जमा करना पड़ेगा। अब वो किस हद तक अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है वो एक इशू है। बट हाँ, थोड़ी राहत तो है। एटलीस्ट उन लोगों को जिनके फ्लैट बने हुए थे, पोजेशन मिला हुआ था, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, कम से कम उनको उनका मालिकाना हक तो मिलेगा। तो हाँ, एक कदम हम आगे बढ़े हैं, बट अभी लड़ाई जारी है जी। तो लेकिन जो ऐसे भी मकान हैं जहाँ पे बिल्डर्स ही भाग गए हैं, उनका क्या होना है अब? वही बड़ा सवाल है कि जहाँ पर बिल्डर भाग गए हैं या अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टक है इतने समय से, तो हम लोग हमेशा से कहते रहे कि अथॉरिटी वहाँ पर जो एरिया बचा हुआ है उस एरिया को सेल करके या वहाँ FIR बढ़ा करके आप उस पर भी निर्माण शुरू करिए, क्योंकि लोगों की गलती नहीं है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये जो जगह है, ये जगह जो है कोई लाल डोरा ज़मीन नहीं है या कोई यमुना पुष्टा की ज़मीन नहीं है जहाँ पर लोग गए और उन्होंने अपना घर बना लिया और रहने लगे। ये वो जगह है जो सरकार ने 2010 में अप्रूव करके कहा कि ये बिल्डर्स यहाँ पर हम इनको ज़मीन दे रहे हैं, आप तमाम लोग इनसे फ्लैट खरीदिए। अब जब आपने बिल्डर को ज़मीन दी थी तो उस समय ही अथॉरिटी को सोचना चाहिए था कि पूरा पैसा कैसे हम लेंगे। उन्होंने सिर्फ 10% पैसे लेके बिल्डर को ज़मीन दे दी थी और 10 साल का पेमेंट प्लान बनाया था कि आप 2010 में ज़मीन ले रहे हैं, 2020 तक हमें पैसा दीजिएगा। बिल्डर ने 10% पैसा दिया। आप सोचिए, अगर मान लीजिए कोई ज़मीन 1300 करोड़ की थी तो 130 करोड़ रुपए उसने दिए। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, 130 करोड़ उसने दिया और उसने बुकिंग कर ली 500 करोड़ रुपए के पूरे प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब उसको ये एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, उसने बैंक से भी लोन उठा लिया इन प्रोजेक्ट के ऊपर में कि साहब हम यहाँ निर्माण करेंगे। तो ये करीब हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लिया यहाँ पर और उसको डाइवर्ट कर दिया अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में या दूसरी जगहों पर। तो वो पैसा जो था वो दूसरी जगहों पर चला गया, तो यहाँ तो निर्माण रुक गया। बाद में किसी और वजहों से या बेईमानी या जो भी हो, उसके बाद वो यहाँ से चले गए, वो चले गए या भाग गए, जेल में चले गए उससे। लेकिन घर खरीदारों ने तो कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने तमाम पैसे वही पेमेंट प्लान जो सरकार ने अप्रूव किया हुआ, उसी पेमेंट प्लान के तहत उन्होंने पैसे दिए। तो सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारी थी या अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी कि इसको देखे कि लोगों को घर तभी मिल जाना चाहिए था। पिछली सरकारों ने जो गलती की वो गलतियां अब ना दोहराई जाए। और 13 साल बीत गया। तो कई सरकार बदल गई ना, हाँ, कई मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन कहीं कुछ सोल्यूशन बात वहीं की वहीं अटकी रही। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब बिल्डर्स डिफॉल्ट कर रहे थे, उनको पैसा दिया गया और वो पैसे नहीं दे रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं सरकारों ने इसको रोका? एग्जैक्टली आपको मतलब मुझे ये आश्चर्य होता है कि बैंक का हम आप एक डिफॉल्ट करेंगे तो हमारे पास बैंक वाले आ जाते हैं, 2 डिफॉल्ट या 3 डिफॉल्ट। ये बड़ा अच्छा सा सिस्टम है कि हम नोटिस भेज रहे हैं बिल्डर को। नोटिस क्या है? नोटिस का उन पर कोई असर नहीं होता है। 50 नोटिस एक बिल्डर के पास पड़े होंगे, कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि उसके बाद भी क्या उन बिल्डरों को ज़मीन नहीं दी गई? अगर दी गई तो क्यों दी गई, अगर उनके ऊपर डिफ़ॉल्ट था तो इस तरह से पूरा एक
बहुत बड़ा नेक्सस है बहुत ये बड़ा नेक्सस है। और सरकार ने खुद जांच करवाई है। रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने खुद जांच करवाई कि उस भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा था और पूरा एक सिस्टम था, भ्रष्ट सिस्टम, जिसने मिलकर के लाखों लोगों का पैसा उठा लिया, बैंक का पैसा उठा लिया। जी जी। और बहुत बड़ी मुसीबत तो ये भी है कि अगर बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई भी हुई बहुत सारी जगहों पे और बिल्डर्स मान लीजिए कि जेल भी चले गए, कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं, तो फिर उन लोगों का क्या जिन्होंने वहां पर पैसे लगाए थे और उसमें फ्लैट बुक किए थे, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, लगातार हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो डेवलपर्स नहीं बना पाया है या फिर जो अपने कर्मों की वजह से जेल में है, तो उनका अम्रपाली के तर्ज पे आप उन कंस्ट्रक्शन को पूर्ण कर रही है, उनकी फ्लैटों को बनाइए। ऐसे कई उदाहरण हैं यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप जाएंगे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार ऐसे उदाहरण हैं जहाँ डेवलपर्स काम भी शुरू नहीं किया है। तो सरकार से हमारी डिमांड थी, लेकिन यहाँ पर सरकार की जो अथॉरिटी का मेन फोकस है कि उनका ड्यूज कैसे आए। जब उनका इंटरेस्ट पहले बायर्स हो जाएगा, घर खरीदार हो जाएगा, तो समस्या का समाधान निकलना बहुत ही आसान है। तो ऐसी हज़ारों कहानियां हैं। हमने आपको बताया कि 2.5 लाख लोग हैं कम से कम सिर्फ इस NCR में, और उसमें सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं ग्रेटर नोएडा में। और आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जहां पर ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिन लोगों को अपने घरों का इंतज़ार है। तो ये कहानियाँ आपके सामने हम ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। इतने जो बिल्डर्स जेल में गए, क्या इससे इन बिल्डरों को कोई सबक मिला है कि अब जो बिल्डर्स या अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इस तरह के नहीं हैं और अब के खरीदार जो हैं वो इस बात से घबराए नहीं? तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ लेगेसी प्रोजेक्ट्स में है, क्योंकि पहले कोई ओवरसाइट नहीं था। जब से रेरा का कानून आया है, कम से कम ये है कि अब जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं, एटलीस्ट 70% जो पैसा आ रहा है बायर्स का, वो तो एस्क्रो अकाउंट में रखना है, वो तो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होना है। तो नए प्रोजेक्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरसाइट भी है रेरा का कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले कोई ओवरसाइट नहीं था। इनफैक्ट हम आम्रपाली के लेजर वैली में बैठे हैं, यहाँ पे आम्रपाली का एग्जांपल दूँ। आम्रपाली को पहली ज़मीन 2007-8 में अलॉट हुई, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 1 पैसा नहीं दिया। उसके बाद आम्रपाली को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 14 और ज़मीनें अलॉट हुई हैं। तो जब पहला डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद 14 ज़मीनें क्यों अलॉट करी गई? और यही चीज़ हमने जब अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि हमारा इन ज़मीनों पे पहला राइट है, तो हमने यही आर्ग्यू किया कि भाई आपका उस समय ओवरसाइट कहाँ था? जब आप पहला डिफ़ॉल्ट के बाद आपने ज़मीनें अलॉट की और करते गए, तो आपको उस समय सोचना चाहिए था। अब आप आ रहे हैं कि नहीं बायर्स के ऊपर हमारा राइट है। बायर्स की क्या गलती है? उन्होंने आपने ज़मीन अलॉट की, उनको लगा सब कुछ सही है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, 100% पेमेंट कर दिए। अब वो कहाँ जाएंगे? अब आप कोर्ट में आके कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा पहला राइट है, हम तो रिज्यूम कर सकते हैं, वापस ज़मीनें वापस ले सकते हैं अगर ये पैसे पेमेंट ना करें। तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मानी और उन्होंने कहा कि अथॉरिटी की जिम्मेदारी थी कि आप देखते कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये चीज़ अभी जो कैबिनेट का अप्रूवल आया है, कम से कम इसमें इन्होंने ये कहा है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी। मैंने ये नॉर्मली कहा भी, अथॉरिटी के सामने भी कहा, और पिछले 5 साल से उनको समझा रहा हूँ ये बात। आप सोचिए अगर रजिस्ट्रियाँ शुरू होंगी तो कई हज़ार करोड़ रुपए सरकार के खजाने में एक दिन में चला जाएगा। मैंने ये कहा कि आप रजिस्ट्रियाँ शुरू कर दीजिए। अगर आपके खजाने में 2000 करोड़ रुपए या 40,000 अगर आपके अकाउंट में चला जाता है, आप उस पर जो इंटरेस्ट होता है, आप उसको पैसे को तो कहीं रखोगे ना, उन इंटरेस्ट को भी कम से कम आप करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा सरकार के पास होगा और विकास के काम हो सकेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जिनमें से शायद सभी के पास ये समस्या है, सभी के साथ, सभी के मकान प्रोजेक्ट्स जो हैं अटके हुए हैं। तो एक बार अब जो यहाँ पे कैबिनेट की समिति की मतलब जो सिफारिशें थी, समिति की जो सिफारिशें थी उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके बाद कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं ये तो हम सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं, पर समस्या क्या क्या है ये भी जानना चाहेंगे। आपसे शुरुआत करूं मैम, आपने भी घर बुक किया था, आपकी क्या समस्या है? जी मैंने जो है 2010 में जो है मैंने घर बुक किया और जो है अभी तक जो कहाँ है पे किया घर बुक? मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही की थी और सुपरटेक इको विलेज 2 में। और आज तक जो है हम लोग उस घर को पाने के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आपका क्या किस स्टेज में? रजिस्ट्री नहीं हुई है? नहीं, हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है और रजिस्ट्री नहीं हुई है उसके साथ साथ हमारा जो है घर जो है NCLT में फंस गया है। अच्छा, मतलब अभी इस कंडीशन में हम लोग हैं कि मतलब जो है घर मिल करके भी हम बिल्कुल जो है ठगे से हैं। आपकी क्या कहानी है? आपने कहाँ मकान बुक किया था? ग्रीन 1 में 2014 को घर बुक की थी और 3 साल हो गई। रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी के साथ पैसा,
जमा कर चुके हैं। रजिस्ट्री हो चुकी हाँ, है? रजिस्ट्री नहीं नहीं हुई हुई है आपकी। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री का जितना पैसा देना है सब दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो ये जो आप सुन रही सिर्फ हैं मेरी कि- नहीं है, 500 रेसिडेंट ऐसे हैं कासागरीन के जिनका रजिस्ट्री, किसी के OCCC भी अभी तक नहीं मिले। अभी आपने सुना ना, तमाम जानकार भी बता रहे हैं और हुआ है कि भाई कैबिनेट ने प्रस्तावों को कुछ मंजूरी दे दी है, उसके बाद रजिस्ट्री होने में शायद आसानी होगी, तो आपको कुछ उम्मीद बढ़ी है? ये तो योगी जी का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगी योगी जी को। जब अपना हो जाए रजिस्ट्री तब हम दे लोगों की दीजिएगा। बात सुनने, लेकिन कार्यवाही भी उसी जैसे धरातल में करना चाहिए ऐसे कीजिए, ये नहीं जब बोल दिए बस हाँ, तो अभी बैठ देखना गए। है कि होता है कि नहीं होता है। तो आप भी यहाँ से आपने मकान खरीदा है जी कहीं मैंने पे? भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक इको विलेज 2 का फ्लैट लिया था आप भी वहीं 2000 पे यस अभी? 2010 के अंदर। लेकिन जो मिहिर गौतम जी वकील साहब ने जो बोला है कि 3 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं यहाँ पे, तो जो NCLT के अंदर फंसे हुए हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हैं, या तो बिल्डर ने बनाए ही नहीं है फ्लैट, या फिर बन गए हैं और उन लोगों को मिल भी गए, पोजेसन हो गए हैं और उन लोगों का रजिस्ट्री नहीं हुआ। तो मेरा जो आपकी किस कैटेगरी? हमारा जो है फ्लैट मिल चुका है, पोजेसन मिल गया है, रह रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ओ, तो पोजेशन भी मिल गया, आप रह भी रहे हैं, लेकिन आपकी रजिस्ट्री नहीं हो हुई रही है। उसके लिए हम ठीक। काफ़ी टाइम से अथॉरिटी और बिल्डर सबका धरने और सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उसका हुआ नहीं है अभी तक। तो अभी कुछ लोगों को शायद फ़ायदा मिलेगा इसका, जो भी अभी ये अभी इस बीच में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उन्होंने मकान बुक किया पर रहते भी किराए पर ही हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो किराए पे ही रह रहे हैं, उनका मकान मिले भी नहीं है, अभी उनका कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन भी है। नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, आपका मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है या आपके किस तरह की समस्या आपकी है? मैम थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों ने एटलीस्ट हम होम बायर्स के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास तो ये पहुंचा ही है। और हम लोग नेफा के बैनर तले हम लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया था पिछले संडे को। हम लोग जंतर मंतर पे हम लोगों ने धरना किया। अच्छा, उसकी वजह से ये सरकार पे तो इम्पैक्ट तो आया ही है कि एटलीस्ट जो काम नहीं हो रहा था एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़ा। कुछ तो अमिकांत जी का रिपोर्ट का जो भी हवाला दिया जा रहा है, जो कुछ तो बढ़ा है, कुछ तो बिल्कुल। बढ़ा ही हाँ, है। हाँ, लेकिन हाँ। अब क्या है कि इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। पर NCLT आपका जो कि मकान किस स्टेज में फंसा हुआ है? मैम मैं खुद अभी क्या है इको विलेज 2 में रहता हूँ। अभी क्या है कि पिछले 7 साल से रह रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट वन हु हैज़ एंटर्ड इनटू दैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, क्योंकि मैं रेंट भी दे रहा हूँ, EMI भी दे रहा था। मुझे तो एक आई एम ए मिडिल क्लास, मेरी तो उतनी आप उसमें तनख्वाह नहीं। शिफ्ट कर गए हैं? अभी मैम शिफ्ट किया हूँ ओके। और एक इलीगली रह रहा हूँ, बिकॉज अगर कल को कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देगी कि बिल्डर ने नहीं दिया, उसको नहीं देना चाहिए था। सही बात है। फंसेगा कौन, मरेगा कौन? एक आम जनता। तो एटलीस्ट ये है कि आने वाले टाइम पे कुछ तो एक उम्मीद जगी है कि रजिस्ट्री हो सकता रजिस्ट्री है। हो लेकिन इस पर क्लैरिटी नहीं है कि NCLT में जो केसेस चल रहे हैं उस पर क्या है, वो तो प्रॉपर रिपोर्ट आने के बाद ही पता वो चलेगा। सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे लोगों की जिनका मकान मिल गया है लेकिन Right, रजिस्ट्री नहीं हुई, उनको तो शायद मिल जाए, पर जहाँ पे NCLT में मामले हैं, वहाँ फंसा हुआ है। आपको तो लगता है आप निराश है काफी? क्योंकि मुझे सरकार से बहुत उम्मीदें थी और हम किस सोचे सरकार से? जो आप सरकार जो है? सरकार ने अभी नोटिफिकेशन, योगी जी की सरकार थी, हमें बहुत उम्मीदें थी कि सरकार शायद होम बायर के लिए सिंपैथेटिक हो गए, कुछ सोचेगी। लेकिन ये सिर्फ हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। ये पूरा ऑर्डर अगर जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें होम बायर्स के लिए कुछ नहीं है, बिल्डर्स के लिए सब कुछ है। आप अभी जो ये प्रस्ताव जिसको मंजूरी दी गई है, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपको लगता है उसमें सिर्फ बिल्डर्स को फायदा मिल रहा है? अभी भी इस प्रस्ताव की आत्मा को इन्होंने निकाल के अलग कर दिया है। इस प्रस्ताव की आत्मा थी कि जो अथॉरिटी का ड्यूज है उससे रजिस्ट्री के प्रोसेस को अलग किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी भी सरकार अपनी ड्यूज छोड़ने को तैयार नहीं है, अथॉरिटी अपनी ड्यूज छोड़ने को तैयार नहीं है। और वन वे और अनदर ये अल्टीमेटली वो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होम बायर्स ही पे करें। मैडम हम 100% पे कर चुके हैं, हम एडिशनल पे कर चुके हैं और फिर भी आज हमें अपने घर के लिए रोज सड़कों पे जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। तो किस काम की ये सरकार है? आपने जो बात कही कि आपको उम्मीद कम है और आपको अभी भी लगता है कि ये जो सिफारिशें हैं जिनको मंजूरी दी गई कैबिनेट की, वो अभी भी जो बिल्डर्स हैं उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है और होम बायर्स के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। एक लाइन में कहूँ, ऑफ द बिल्डर, फॉर द बिल्डर एंड बाय द बिल्डर। ऑफ द बिल्डर, फॉर द बिल्डर, बाय द बिल्डर, ये जो सिफारिशें हैं सरकार में जो भी आज डिसीजन मेकर्स हैं, हाँ। वो भी आज भी वो ठीक है। तो बाकी लोग इस पर क्या बताया जा रहा महसूस करते हैं? आपने एक लाइन दी और बड़ी बात ये आपने कही है कि आपको लगता है कि अभी भी जो सिफारिशें जिनसे बहुत लोगों को उम्मीद है उससे उम्मीद कमी है। इनको लगता है कि ऑफ द बिल्डर, फॉर द बिल्डर एंड बाय द बिल्डर है। क्यों? बाकी लोगों को भी ऐसा लगता है क्या? एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे।
और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिनेश गुप्ता जी, जूम से जुड़ रहे हैं। दिनेश गुप्ता सेक्रेटरी हैं क्रेडाई के। तो दिनेश जी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी भी जो ये सिफारिशें हैं जिनको कि यूपी सरकार ने कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी है, इन प्रस्तावों को, वो बिल्डर्स को ही एक तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऑफ द बिल्डर्स हैं, फॉर द बिल्डर्स और बाय द बिल्डर्स। तो किस तरह से फ़ायदा इसमें मिलेगा एक घर खरीदार को, ये बताइए हमें। जी डेफिनेटली 100% ये रिलीफ में इनबिल्ट ऐसा सिस्टम बनाया है और उसको ऐसे ही अथॉरिटी कंडीशनल रिलीफ दे रही बनाने के साथ कि इसको मॉनिटर भी करेंगे और जो रिलीफ मिलेगा उसके बाद उसको जो प्रॉब्लम्स हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और रजिस्ट्री से रिलेटेड वो रिमूव करनी पड़ेगी इन टाइमली मैनर, अदरवाइज रिलीफ रिवोक हो जाएगा। तो 100% सर वो रिलीफ इसीलिए है कि वो डिलीवरी होए, पोजेशन होए और उसके बाद रजिस्ट्री होए। दिनेश जी, एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर बिल्डर्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और वो भाग गए हैं, तो उन लोगों का क्या होगा जहां पर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और बिल्डर्स ही नदारद हैं? देखिए ऐसा है कि बिल्डर्स छोड़ के भाग नहीं सकता कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि इंडिविजुअल कोई वो प्लॉट तो वही है, प्रोजेक्ट भी वही है और उसके दूसरे स्टेक होल्डर्स भी है, अथॉरिटी मालिक है प्लॉट की, क्योंकि वो लीज होल्ड है। अगर कोई बैंक लोन है तो उस पर बैंक है, रह रहा है। अगर इंडिविजुअल कोई भाग गया है तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो गया, प्रोजेक्ट वही है। तो उसमें इस पॉलिसी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप को डेवलपर अलाउ कर दीजिए या एक सरेंडर का क्लोज भी डाल दीजिए, तो वो दोनों भी क्लोज आ गए हैं। उसमें अब अथॉरिटी और हम मिलके दूसरा बिल्डर ढूंढेंगे, दूसरा आदमी ढूंढेंगे जो उस काम को आगे बढ़ाएगा। तो उसके लिए जो भी करना होगा कि जैसे आम्रपाली के घर मिल रहे हैं अभी लोगों को, वैसे ही उसमें कि पुरानी लायबिलिटी को एक बार साइड में रख दिया जाए और उसका काम शुरू करके लोगों को घर कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए और उनको घर मिलेगा और जो भाग गया उसको कानून अपने हिसाब से सजा देगा। तो ये चर्चा हमारी जारी है और हम यही समझना चाह रहे हैं लोगों से कि क्या उनको उम्मीद बढ़ी है इस चीज़ की कि उनके वो सपने के जो घर थे जो उनको अब तक नहीं मिले और जिसके लिए उन्होंने दशकों लड़ाई लड़ी है, वो अब यूपी सरकार की इस कदम के बाद कुछ आसान हो जाएगा मिलना। अब जैसे कुछ लोगों का यहाँ पे मानना है कि लड़ाई तो अभी चलेगी, थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है लेकिन लगता नहीं है कि हल होगा। आपको क्या लगता है कि ये बिल्डर को ही फ़ायदा पहुँचा रहा है जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में? मैम, सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी समय से इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे और अभी तक डिटेल रिपोर्ट आई नहीं है, परंतु जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें लग नहीं रहा है कि जो अमिताभ कांत की पूरी रिकमेंडेशन है उसको माना गया है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोगों को फ़ायदा तो हो जाएगा, बट अगर आप ये कहें कि सभी लोगों को फ़ायदा हुआ तो वैसा उम्मीद नहीं लग रहा है। तो हम लोग तो यही दरख्वास्त करें कि अमिताभ कांत की जो रिपोर्ट थी उसको पूरी की पूरी लागू की जानी चाहिए थी। इसके साथ साथ हम लोग बायर्स की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोगों को घर मिल जाता है, घर मिलने के बाद अंदर जो सोसाइटीज़ होती हैं उसमें मूलभूत समस्याएं होती है। तो हम लोग हर फेज़ पे पहले घर लेने के लिए लड़ते हैं, घर ले लेते हैं, उसके बाद बिल्डर से लड़ते हैं, बेसिक समस्याओं के लिए लड़ते हैं। ना यहाँ पे मेट्रो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ना सार्वजनिक परिवहन है, ना मेट्रो है। तो आखिर इतने बड़े शहर को वो तो तब आएगा जब पहले कि आपको घर मिल जाए। एक तो बहुत सारे लोग जैसे रह रहे हैं तो ये भी चैलेंजेस फेस करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मकान तो बन गए हैं लेकिन उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है, वो मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं है। अब एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी कि अभी आपने सुना बहुत सारे लोग कहते हैं, उन्होंने भी पीछे कहा, ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ कांत समिति की जो तमाम सिफारिशें थी वो पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। तो उसमें क्या और ऐसी बातें थी जो उसमें लागू नहीं की गई हैं और जिससे बिल्डर जो खरीदार है उनको फ़ायदा हो सकता था? नहीं, सबसे पहली बात तो ये थी कि रजिस्ट्री और बिल्डर का जो ड्यू है उसको अलग अलग रखा जाए। किसी बायर ने अगर 100% पेमेंट कर दिया है और वो फ्लैट रेडी है तो उसको रजिस्ट्री रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका आप रजिस्ट्री ले कर सकते हैं। और जो भी रिकवरीज हैं बाकी वो बिल्डर के अनसोल्ड फ्लैट बचे हैं या ज़मीनें बची हैं उसको अटैच करके आप डीलिंक नहीं किया गया। अब इसके लिए क्या आप लोग नहीं अभी यू इंसिस्ट ऑन दिस कि इसको डीलिंग किया जाए? अब नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वी विल इंसिस्ट ऑन दिस बिकॉज अभी भी क्या होगा कि जो नया रिकमेंडेशन जो कैबिनेट ने दिया है उसमें 25% हैज़ टू बी पेड विद इन 60 डेज। तो अब ये
हर बिल्डर पे डिपेंड करता है कि उसके पास लिक्विडिटी है नहीं है। आधे लोग तो जेल में बंद हैं, आधे लोग तो पता नहीं कहाँ हैं। जो ये जीरो पीरियड बिल्डर्स को दे दिया गया और इससे ये लगता है कि इसमें फ़ायदा जो है वो तो बिल्डर्स को ही हो रहा है, क्या ज़रूरत थी उनको इस राहत की, उससे होगा क्या? नहीं, बिल्डर्स को ये राहत इसलिए भी ज़रूरी था कि प्रोजेक्ट्स शुरू हो पाए। कम से कम जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डर का ये कहना था कि उस दौरान तो हम काम नहीं कर पाए, तो हमें इस पीरियड का फ़ायदा दीजिए। और आप देखिए, अगर ये तमाम चीज़ें आज से 4 साल पहले हो जाती, अगर इसको मान लिया जाता जो आज कहा गया है, तो कई सारे बिल्डर्स एनसीएलटी में पहुंचते ही नहीं, है ना। उस टाइम पे चीज़ें हो जाती, कई सारे बिल्डर्स अभी थे और वहाँ सब कुछ रजिस्ट्रियाँ सब कुछ हो जाती। अब समस्या ये है कि प्रोजेक्ट्स एनसीएलटी में स्टक हैं। अमिताभ कांत जी से जब मिले थे हम लोगों ने कहा था कि ये जो कानून है, दिवालिया वाला कानून है, ये रियल एस्टेट में बिल्डर्स के पक्ष में जा रहा है। आप इस कानून को यहाँ से कम रियल एस्टेट को इससे, वो खुद अग्री करते हैं इस बात पे कि रियल एस्टेट में इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक आदमी उठ के, कोई भी उठ करके 1000 फ्लैट्स है, उसमें कोई एक उठ के चला जाएगा, वो कहेगा साहब ये बना नहीं रहा, इसको दिवालिया कर दीजिए, और वो दिवालिया हो जाएगा। उसके खिलाफ तमाम केसेस जो हैं, वो सारी केसेस हट करके और एक IRP अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वो समस्याएं हैं। और भी कई सारी समस्याएं हैं। स्पोर्ट्स सिटी को बाहर रखा गया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, उसको बाहर रख दिया गया है। इससे अब क्यों कमर्शियल बाहर है, हाँ, स्पोर्ट्स सिटी नाम प्रोजेक्ट का है, बट एक्चुअल में बात यह है कि वहाँ रहने के लिए लोगों को ही बेचा गया। वो उस वक्त सरकार ने इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, अल्टीमेटली वहाँ कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं बना रहे हैं वो, है ना। वहाँ रहना लोगों को ही है ज़्यादा। उन लोगों को क्यों बाहर रखा गया है, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात पहुँचा रहे हैं हर बार। इसके पीछे मैम ये रीज़न है कि स्पोर्ट्स सिटी जो दिया गया था डेवलपर्स को, वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एकेडमिक बनानी थी, तो उन्हें जो ज़मीनें दी गई थी सस्ते रेट में दी गई थी। ये पुरानी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन डेवलपर्स क्या कि वहाँ पर ज़्यादा वो प्रोजेक्ट बना दिए अप्रूवल, मतलब लैंड यूज और या कुछ अप्रूवल लेकर, जिस वजह से उसे रखा गया। लेकिन यहाँ बायर्स की कोई गलती नहीं है, बायर्स ने अपना 100% पेमेंट दे रखा है। स्पोर्ट्स सिटी भी कई पार्ट में डिवाइड है, लेकिन उसमें मैं ये भी बोलूँ, अगर आप बात करें क्या 10% डेवलपर्स, स्पोर्ट्स सिटी में भी 10% बिल्डर्स ही गड़बड़ किए हैं, लेकिन उसकी सजा बाकी का क्यों झेले? यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स सिटी का, जिनका एपेक्स में है, जिनका कई सारे में है, जो कि आज भी संघर्ष कर रहे। पिछले 53 हफ्ते से समझिए लगातार प्रोटेस्ट इसी बात के कर रहे हैं कि उनका घर का रजिस्ट्री हो जाए। और जब रिपोर्ट आया तो पता चला इसमें स्पोर्ट्स सिटी नहीं, तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार को ये समझना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा कि स्पोर्ट्स सिटी मतलब ये नहीं कि खिलाड़ियों को घर मिल रहा है। स्पोर्ट्स सिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर होम बायर्स को घर मिल रहा है। योगी जी से मैं लगातार मिला हूँ और मुझे हर बार मैं उनको समझा, मतलब वो तो जब आप लोग मिलते हैं, आप योगी जी से भी मिले हैं, तो आप लोगों ने क्या अपनी मुख्य मात रखी ऐसी शॉर्ट में जो योगी जी को समझ आ जाए? और वो देखिए, ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो एक व्यस्तता, मतलब उनका एक समय होते हुए हम लोग को समय वो देते हैं। और देना भी चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, 2.5 लाख लोग यहाँ पर हैं जो कि पैसे देकर ठगे हुए हैं। 4-5 बार वो हम लोगों से मिले और मुझे लगता है वो हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, जो अधिकारी हैं वो बातों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं, चीज़ों को घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया। आप ये समझिए, अमिताभ कांत जी जैसे अधिकारी अगर कुछ बात को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि समस्या है और हमें उस पर काम करना होगा। देखिए, अब तो जो है कि सिफारिशें जो मानी भी गई, वो भी सब लोग कह रहे हैं कि एक डाइल्यूटेड फॉर्म में है, वो तमाम सिफारिशें नहीं मानी गई हैं। एक छोटे से बात मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि सबको घर मिलना चाहिए इस देश में, है ना। तो मान लीजिए कि जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनको मुफ्त में घर दीजिए, बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई इन घरों को लेकर के, क्या उनके लिए आप 2.5 लाख लोगों के लिए क्या 5500 और 5000 करोड़ रुपए, और बदले में वो आपको 10,000 करोड़ रुपए और दे देंगे रजिस्ट्री करवा करके, तो आपको कोई घाटा नहीं होगा, आपके पास कोई घाटा नहीं होने वाला है। तो क्या उनको घर देने के लिए आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि बात तो सबको घर देने की है ना। 2022 तक थी, 2024 आ गया, तो कम से कम दे दीजिए। सही बात। बड़ा कदम केंद्र सरकार ही उठा ले, एक अध्यादेश ला करके, और तमाम देश में कर देगी जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट ऐसे स्टक है। तो सरकार ये कर सकती है बड़ा दिल दिखाते हुए? नहीं, उससे भी आसान तरीका है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा था आम्रपाली में कि अथॉरिटी खुद टेक ओवर कर ले।
अथॉरिटी ये सारे स्टक प्रोजेक्ट खुद टेक ओवर करके ज़मीनें जो अब वापस वापस रिज्यूम करके आगे किसी को बना देंगी और उसके पैसे लेंगी, उससे अच्छा अथॉरिटी खुद टेक ओवर करके बना ले, अनसोल्ड इन्वेंटरीज बेच दे। तो दिनेश जी, एक सवाल ये भी है कि अब इस जो प्रस्ताव जिसको कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें बिल्डर्स को भी रिलीफ मिली है, वो 0 पीरियड उनको दिया गया है। अब क्या ये माना जाए कि बिल्डर्स इसको रिस्पेक्ट करते हुए वो डेडलाइन को फॉलो करेंगे और वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल एक तरफा है, ये ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई। जब डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट क्या होता है सर, बेसिकली क्या, आपको प्लॉट जो है वो फाइनेंस कर दिया अथॉरिटी ने, उसकी किस्तें बना दी कि आप ऐसे ऐसे पैसे दे दो। एक प्लॉट के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है, अथॉरिटी को भी पैसे देना है, अगर आपने बैंक लोन ले रखा है तो उसकी भी इंस्टॉलमेंट देनी है। जब कोई परेशानी, मार्केट मंदा, सेल कम या कॉस्ट ओवररन हो गया, तो अब वो एक पैसा कहाँ यूज किया जाए ये डिसीजन लेने में चूक हो जाती है। तो जब अथॉरिटी की इंस्टॉलमेंट नहीं जाती तो अथॉरिटी डेफिनेटली नोटिस भी भेजती है, रिमाइंड भी करती है और बुलाती भी है बिल्डर को कि भाई ये पैसे दीजिए। अब अगर कार्रवाई में क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट कार्रवाई करोगे तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट नेगेटिविटी होगी उसके ऊपर और प्रोजेक्ट रुकेगा। कार्रवाई क्या होगी सर, ये होगी ना कि या तो उस बिल्डर को पकड़ के जेल में डाल दीजिए आप, या फिर उसका बैंक लोन अटैच कर दीजिए, बैंक अकाउंट, या फिर उसका पैसा निकाल लीजिए। तो वो निकालेगा तो कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएगा, उसको जेल में डाल देंगे पकड़ के, तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और बैंक भाग जाएंगे। तो कार्रवाई होती है, रिमाइंड कराते हैं, तो वो कार्रवाई का हिस्सा था कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया कि आपका जो इंटरेस्ट है हम रिशेड्यूल करा लो, इसको जोड़ देते हैं, भाई अभी 20% दे तो फिर आगे शुरू कर देना। उसने एक किस्तें दे दी रिशेड्यूलमेंट के बाद, लेकिन दोबारा से फिर फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तो फिर ऐसे करते करते पहाड़ खड़ा हो गया। कार्रवाई होती रही है सर, लेकिन कार्रवाई में अथॉरिटी के पास लिमिटेड ऑप्शन है, प्लॉट कैंसिल कर दीजिए, उसकी आरसी काट दीजिए या प्रोजेक्ट रुकवा दीजिए। ये तीनों ही कार्रवाई अल्टीमेटली होम बायर के अगेंस्ट जाती है। तो मेरा मानना है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन रेरा आने के बाद मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्योंकि आपको क्वार्टरली क्यूपीआर फाइल करना है, उसके बाद फाइनेंशियल प्रोग्रेस फाइल करनी है, उसी के हिसाब से आपका जो पैसा आपके रेरा एस्क्रो अकाउंट में आता है वो रिलीज करने के लिए परमिशन देता है रेरा। तो अब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि चारों तरफ से रेगुलेशन है और मॉनिटरिंग भी है। पीछे में कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनकी भी कहानियां हम जानना चाहते हैं कि आपके साथ इस समय समस्या क्या है, बताइएगा। मैम 2010 में हमने फ्लैट बुक कराया था, मैं सुपरटेक इकोविलेज 2 में हूँ। देखिए, इसमें 3 सरकारें आई और इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो मैं मानता हूँ वह अथॉरिटी की है। 2010 में जब 10% पर बिल्डर्स को ज़मीन प्रोवाइड की गई और जब उनका पैसा लेने की बारी आई किस्तों में, तो वो पैसा नहीं लिया गया। जब पैसा नहीं लिया गया तो आज पैसा इकट्ठा होकर के, जैसे सुपरटेक इकोविलेज 2 का ही देखिए 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। आपका मकान कहाँ पे अटका हुआ है? मेरा सुपरटेक इकोविलेज 2 और किस स्टेज में है? मिला ही नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। मिल गया है, ठीक, मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। आपका, आप बताएंगे माइक दीजिएगा प्लीज। जी, मेरा नाम मनीष है जी। मेरा सुपरटेक इकोविलेज 1 में फ्लैट है और मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक फ्लैट नहीं मिला। आपका फ्लैट मिला ही नहीं है? नहीं, मेरा फ्लैट अभी तक नहीं मिला। बिल्डर एनसीएलटी में चला गया है। पहले जब एनसीएलटी में नहीं था, रेरा भी गया था, रेरा का दरवाजा खटखटाया, रेरा से फेवरेबल ऑर्डर भी आया, बिल्डर ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब बिल्डर का साफ कहना, जी हम तो दिवालिया हो गए जी, हमारे लिए रेरा का ऑर्डर तो रद्दी का कागज है, अब तो कुछ भी नहीं होएगा जी। बिल्डर रेरा का ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट करे तो मेरे खुद के जो है तो 4-5 लाख रुपए निकल रहे हैं, लेकिन बिल्डर मेरे से 9 लाख रुपए मांग रहा घर देने को। बताइए, मैं गरीब इंसान जैसे कहाँ से बिल्डर को 9 लाख रुपए दूं? आपका घर कहाँ अटका हुआ है? मेरा भी घर भी इकोविलेज 2 में है। हमने इकोविलेज 2 में बहुत सारे लोग हैं, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही है जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये कि एनसीएलटी में प्रोजेक्ट जाने के बाद से 2010 से हम लोगों ने फ्लैट बुक किया। 2012 में बिल्डर बाय एग्रीमेंट के थ्रू हमें फ्लैट मिलना चाहिए था, लेकिन 2012 से लेके 2018 में उन्होंने एनडीसी के थ्रू हमें तो फ्लैट दे दिया। फ्लैट देने के बाद अब ये बोल रहे हैं क्या कि अगर आप लोगों को हेयर कट की बात कर रहा है एनसीएलटी कि यार हेयर कट लेगा तो आपको
आपको पर फ्लैट 3 से 4 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो जब हमने एनडीसी ले लिया है तो फिर हमें 3-4 लाख रुपए क्यों देना है? और उसके बावजूद भी जो रजिस्ट्री की बात है, अभी तक कहीं भी कुछ नहीं पता है कि गवर्नमेंट क्या सोचेगी और क्या करेगी, कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता है अभी। ठीक है, आपका भी मकान अटका हुआ है? मेरा भी मकान 2010 में हमने बुक किया था आम्रपाली लेजर पार्क में। आम्रपाली लेजर पार्क, जहाँ बैठे हैं अभी, आम्रपाली लेजर इलाका है वो। लेजर पार्क है, मिल उसमें है मेरा फ्लैट, लेकिन 13 साल हो गए अभी तक मिला नहीं है। 13 साल से इंतजार वोट रिसीवर उसको लिए हुए है और एनबीसीसी बना रहा है, लेकिन अभी तक मुझको नहीं मिला। तो ये समस्या यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, जाहिर है कि सारे के सारे भुक्तभोगी हैं और ये समस्या है सब लोगों के सामने। हमने कुछ लोगों से बात की है और ये जो है वो 2.5 लाख जो घर खरीदार हैं उनको एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक आखिरी मैं सजेशन चाहूँगी आप तीनों लोगों से कम कि आपको सरकार को अभी कुछ कहना है इस स्टेज पर भी, सॉल्यूशन के तौर पे आप क्या कहेंगे संक्षिप्त में? सॉल्यूशन के तौर पे बस यही कहेंगे कि जैसे 20% लोगों को अभी इससे या 50% लोगों को इससे राहत होगी, वैसे ही अगर थोड़ा सा और बड़ा दिल दिखाए सरकार तो सभी लोगों की रजिस्ट्री हो जाएगी, घर मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा सरकार का, क्योंकि पिछली सरकारों ने नहीं किया है तो और पिछली सरकारों के ही समय का ये तमाम चीज़ें हैं, तो वो ये कर देंगे तो बहुत बड़ा वो होगा। मेरा एक सजेशन केंद्र सरकार को है कि वो एनसीएलटी कानून को बदलाव कर दे, आगे भी भविष्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये एनसीएलटी, क्योंकि ये देखिए विजनरी होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एक समस्या का जड़ कहाँ है। एनसीएलटी कानून, कोई भी वेंडर उठ के चला जाता है कि बिल्डर मुझे बकाया नहीं दे रहा है जी, बिल्डर्स को दिवालिया कर दो। कोई बैंक चला जाता है कि बिल्डर को, बायर्स बहुत कम जाते हैं, ज्यादातर वेंडर्स जाता है और बैंक जाता है। जैसे पीछे भी उन्होंने कहा कि बिल्डर अपने को दिवालिया घोषित करवा चुके हैं, किसी भी बिल्डर खुद चला जाता है या फिर आप कहीं भी देख लीजिएगा यही 3 लोग जाते हैं। एनसीएलटी कानून में बदलाव का सुझाव है आपका? हाँ, ये बिल्कुल समय की मांग है, ये होना चाहिए। नहीं, इसमें मैं अगर ऐड करूं तो एनसीएलटी कानून सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि रियल एस्टेट के लिए नहीं था, और इनफैक्ट लास्ट ईयर जुलाई में आईबीबीआई ने सजेशंस मांगे थे। हम सब लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए थे कि कैसे रियल एस्टेट में रिजोल्यूशन के लिए आप इस कानून को चेंज कर सकते हैं। तो और हर बार सेशन में आता है कि इस सेशन में आएगा, इस सेशन में आएगा। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है, अगर पॉसिबल हो तो जो कमिंग सेशन है उसमें क्योंकि अब सरकार कानून पास कर रही है तो एक तो वो पास कर ले, दूसरा रेरा को इनको और सशक्त बनाना पड़ेगा। और रियल एस्टेट के लिए चाहे वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी में हो ना हो, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हो ना हो, रेरा शुड बी द नोडल एजेंसी। रेरा को नोडल एजेंसी के तौर पे होना ज़रूरी है। दूसरे ये कि एनसीएलटी जो कानून है उसके रिव्यू की बहुत ज़रूरत है, उसे ख़त्म करने की। तो हमने कोशिश की यहाँ पर घर खरीदारों से बात करने की, और वो लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं एक तरह से 2.5 लाख लोगों का, जिनको इंतज़ार है अभी पे अपने घरों को, और दोहरी मार उन पर पड़ी है, और बहुत सारे लोग जो है वो पैसे देकर फंसे हुए हैं कि कब उन्हें उनका घर मिल पाएगा। तो आज हम लोग में बस इतना ही। हमने चर्चा यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि यहाँ तमाम घर खरीदार और वो भुक्तभोगी मौजूद हैं जिनके घर का सपना अधूरा रह गया है। धन्यवाद।